जय हिंद। दोस्तों, सूरज की किरणों से मिलने वाली सोलर एनर्जी कुदरत की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ी देन है। क्या आप एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हो कि अगर जितनी सोलर एनर्जी हमें 1.5 घंटे में सूरज की तरफ से मिलती है पूरी धरती के ऊपर, अगर हम किसी तरह उस एनर्जी को कैप्चर कर लें तो उससे हम अपनी पूरी दुनिया की जितनी एनर्जी की खपत है एक साल में उसको पूरा कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि अगर इतनी सी सारी फ्री में एनर्जी मिल रही है तो हम क्यों नहीं इस तरह से यूटिलाइज कर पाते। हमने शुरुआत की है, सोलर पैनल्स के थ्रू यूटिलाइज करना शुरू किया है, बट अभी हमें इस डायरेक्शन में बहुत आगे बढ़ना है। आज की डेट में हम सोलर पैनल्स काफी ज्यादा इंस्टॉल कर रहे हैं। जगह जगह आपने सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन के बारे में, सोलर पैनल्स इंस्टॉलेशन के बारे में सुना होगा। सो आज के सेशन में हम बारीकी से बेसिक वे से समझेंगे कि सोलर पैनल्स काम किस तरह से करते हैं। आज के सेशन को समझने के लिए जरूरी नहीं है आप एक साइंस बैकग्राउंड से हो, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक मोस्ट रिसेंट अपडेट भी हम समझेंगे कि इंडिया के अंदर इससे रिलेटेड एक रिसेंट अपडेट क्या हुआ है। जब भी हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करके यूटिलाइज करने की सोचते हैं तो एक लॉ जो आपने बचपन में स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। मतलब एनर्जी इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में बनाई नहीं जा सकती, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ये जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। इसी लॉ के बेसिस पे हम सोलर एनर्जी को कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करके यूटिलाइज करते हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम उस रिसेंट अपडेट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि अभी इंडिया से रिलेटेड, सोलर एनर्जी से रिलेटेड हुई है। वो क्या है? इंडिया का पहला सोलर विलेज अनाउंस किया गया है जो कि है मोढेरा। ये कहां पे है? ये है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर एक गांव है मोढेरा, जहां पे एक फेमस सन टेम्पल भी है। ये जगह इस सन टेम्पल के लिए मशहूर है। इंडिया के अंदर कई जगह पे सन टेम्पल है, मोढेरा के अंदर भी एक सन टेम्पल है जिसकी आप यहां पिक देख रहे हो। तो इस गांव को इंडिया का पहला सोलर गांव घोषित कर दिया गया है। क्यों घोषित किया गया? क्योंकि यहाँ पे नियरली 1300 रूफ टॉप सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं। मतलब अलग अलग रूफ टॉप, अलग अलग बिल्डिंग्स के घरों के यूज किए गए हैं, वहां पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं। उसके अलावा बहुत एक खुले एरिया के अंदर इस तरह के सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं। तो इससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एक तो जो वो घर है उनकी जो भी कंजम्पशन है, वहां पे जो भी खपत है उस गांव के अंदर वो भी पूरी करेगी। उसके अलावा सरकार को एक्स्ट्रा एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो सरकार को प्रोवाइड की जाएगी। मतलब ये गांव अपनी तो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उसको तो फुलफिल करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट को, प्लस गवर्नमेंट को भी ये देगा। ये एक तरह से मॉडल हो सकता है हमारे बाकी के टाउन्स के लिए, बाकी के विलेजेस के लिए, बाकी के सिटीज के लिए हमारी कंट्री के अंदर। ये एक जस्ट शुरुआत है। अब यहाँ पे आप जो ये पिक देख रहे हो, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर की पिक देख रहे हो, और पीछे जो आप देख रहे हो ये सन टेम्पल जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया मोढेरा का, वही है। ये शाम को वहां पे कल एक लाइट शो किया गया था, लेजर शो, और यहाँ पे 3D लाइट शो ऑर्गेनाइज किया गया था। ये सारी की सारी जो लाइटिंग है, सारी की सारी सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके ही की गई है। ये इंडिया की फर्स्ट हेरिटेज साइट बन गई है जो कि फुली पावर्ड बाय है सोलर एनर्जी। अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब इसी सन टेम्पल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये सन टेम्पल बनाया किसने। इसका जवाब मैं सेशन के एंड में दूंगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अभी कमेंट में उसको लिख सकते हो कि कब बनाया गया और किसने बनाया इस सन टेम्पल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। अब हम समझते हैं कि सोलर सेल या सोलर पैनल काम कैसे करते हैं, किस तरह से सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें सिंपल वे से समझना होगा कि हाउ करंट फ्लोज, की करंट चलता कैसे है। बहुत लोगों को नहीं पता होता, कि उनको लगता है कि ठीक है हमने बैटरी से कोई बल्ब कनेक्ट किया, या हम गाड़ी की सेल्फ मार रहे हैं, या हम बिजली का कनेक्शन घर में लगा रहे हैं तो एक करंट एक चीज फ्लो कर रही है। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये पता होनी चाहिए कि करंट फ्लो का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो हर बच्चे ने सुना होगा बचपन से। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो करंट चलता है, सीधी सी बात है। अगर हम कहीं कह रहे हैं कि करंट चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये होता है कि जिस डायरेक्शन में करंट चलता है इलेक्ट्रॉन्स उससे उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि करंट इस वायर में यहां से लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब करंट फ्लो से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें समझनी होगी वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड है। जैसे कि हम बोलते हैं दुनिया के अंदर हर एक चीज दूसरी चीज को खींचती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। प्लैनेट्स जो सन के सराउंडिंग घूम रहे हैं, उसके चक्कर लगा रहे हैं, और आपस में भी हर प्लैनेट एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, वो सबका सब जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से है। दुनिया का जो एक लॉ है ग्रेविटेशनल लॉ की, दुनिया में हर चीज जो मास पोजेस करती है वो दूसरी हर उस चीज को खींचेगी अपनी तरफ जो एक वजन पोजेस करती है। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक लॉ है कि जो भी कोई चार्ज पार्टिकल होगा, कोई भी चार्ज होगा, उसके सराउंडिंग एक इस तरह से एक फील्ड होगा जो कि अपने से ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू कोई भी चार्ज एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करके दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, उसी तरह से कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके सराउंडिंग। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, अकेला ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग चारों तरफ सिमेट्रिकल वे में इसने इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रखी होगी कि कोई भी मेरे इस दायरे के अंदर अगर तो नेगेटिव चार्ज आता है तो मैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूंगा, और अगर सेम पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको मैं रिपेल करूंगा। ये तो आपने हमेशा से सुना होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं, एक दूसरे को फेंकते हैं एक दूसरे से दूर, और यही नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। आप यहाँ पे देख रहे हो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज जो है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है? एक फोर्स है जो कि करंट को चलाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जरूरी है करंट को चलाने के लिए। और ये करंट चलेंगे कब? जब इनके ऊपर एक फोर्स लगेगी। फोर्स कौन सी लगेगी? वो लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। तो जब इलेक्ट्रॉन, अगर यहां पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लग गई तो ये करंट, ये इलेक्ट्रॉन चल पड़ेगा और करंट चल पड़ेगा। अब आपको रिक्वायरमेंट पता चल गई, करंट चलाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना बहुत जरूरी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के होने के लिए क्या जरूरी है? चार्ज पार्टिकल्स। इसी तरह से जैसे आपको ये बैटरी देखते हो, तो यहां पे आप देखते हो पॉजिटिव चार्ज, इधर आप नेगेटिव चार्ज। इसका जब ये टर्मिनल आप यहां पे किसी बल्ब के साथ कनेक्ट कर देते हो तो बल्ब चल पड़ता है। तो उस केस के अंदर हम क्या कहते हैं कि करंट ऐसे चल रहा है कि इसकी डोनेशन आप इस तरह से करते हो कि ये पॉजिटिव साइड है, ये इसकी नेगेटिव साइड है, तो करंट इस तरह से चल रहा है। जबकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरह से होगा? इस तरह से, उल्टा। जिस साइड करंट चल रहा है उससे उल्टा इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इधर क्यों चल रहे हैं? आप ये इलेक्ट्रॉन क्यों चल रहे हैं? आप एक सेंस से लगा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींच रहा है और इधर वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को रेपल कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं और ये एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू जा रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि किसी भी मीडियम के अंदर करंट चलता कब है? करंट तब चलता है जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बाउंड नहीं है, फ्री होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर बाउंड होंगे तो उस केस के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास नहीं करने देगा, मतलब वो गुड कंडक्टर नहीं होगा। हम सुनते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ही चीज इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक इंसुलेटर का काम करती है। बिजली की तारों के ऊपर आप देखते हो एक इंसुलेशन होती है, तो वो जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसके थ्रू आप जितनी मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो वो नहीं हिलेंगे क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बट कॉपर जैसा अगर एक मेटल उठाओगे, एल्यूमिनियम उठाओगे, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उस केस के अंदर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड उन पे लगाओगे तो उस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। वो है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे अब आपको कुछ एक टर्म्स समझ आ गई हैं, करंट कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है, और गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर होने के लिए
क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है। अब यहां से हमें एक बेसिक समझ आ गया है कि करंट काम कैसे करता है। अब कहानी ये आती है कि हमारा पर्पस आपको समझ आ गया है कि अगर हमने सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है तो बेसिकली हमें एक इस तरह की चीज चाहिए कि सूरज की किरणें पड़ने के बाद वो इस बैटरी की तरह एक कोई चीज बन जाए, कि वैसे वो एक नॉर्मल चीज हो कि वो बैटरी ना हो, बट सूरज की जब किरणें पड़े तो वो इस तरह की एक शेप ले ले, इस पे चार्ज आ जाए प्लस और माइनस का, जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना शुरू कर सके। अब वो चीज हम कैसे करेंगे, उस चीज की एक रिसर्च की गई विद टाइम। और अब अगर हमने सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करना है जो कि अबंडेंस में है, मतलब फ्री में इतनी सोलर एनर्जी मिल रही है, अब उसको अगर हमें यूटिलाइज करना है तो उसके लिए जो कंपोनेंट्स हमें यूज करना है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाने के लिए, वो भी एक अबंडेंस में होना चाहिए। अगर वो भी एक ऐसी चीज होगी जो कि एक लिमिटेड होगी तो फिर इतनी सारी सोलर एनर्जी जो फ्री में मिल रही है उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको पता है, अगर आपने अपने स्कूल टाइम में एक फैक्ट ध्यान रखा हो कि जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते होते थे, तो लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरह से आप पढ़ते थे। तो सबसे ज्यादा इस पूरे हमारे अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा अबंडेंस में कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। उसके बाद सेकंड पे कौन सा है, सेकंड पे है सिलिकॉन, जिसको हम SI से डिनोट करते हैं। सिलिकॉन जो है सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इस धरती के ऊपर, और वो सबसे ज्यादा किस फॉर्म में पाया जाता है, सैंड की फॉर्म में। आप देखते हो सैंड तो हर जगह आपको मिल जाती है, और सैंड के अंदर क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जैसे हम कहते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऐसे ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सो यहां सैंड के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है, जिसको आप सिलिका भी बोलते हो। अब एक प्रोसेस के थ्रू इस सैंड के अंदर जो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसको एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको कि प्योर सिलिकॉन बोलते हैं। प्योर सिलिकॉन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बिकॉज जो हम आगे प्रोसेस समझने जा रहे हैं कन्वर्जन का, उसके लिए हमें प्योर सिलिकॉन चाहिए। 99.999% प्योर सिलिकॉन चाहिए, तब वो काम हो पाएगा हमारा। तो यहां से हम एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब यहां पे ये जो डायग्राम बना हुआ है इसका भी हम रेलेवेंस समझ लेते हैं। ये है बेसिकली एक एटम के अंदर का स्ट्रक्चर। पहले किसी टाइम पे लगता होता था कि एटम जो है सबसे एक छोटा जो पार्टिकल है किसी भी चीज का। जैसे हमें कोई चीज दिखती है, नेकेड आई से कोई भी चीज दिखती है, तो उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब देखा जाता है तो किसी टाइम पे लगता होता था कि एटम सबसे छोटा है। बट विद टाइम पता चला कि नहीं, एटम के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, और उसके अलावा न्यूक्लियस के सराउंडिंग चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे सन के सराउंडिंग चक्कर लगा रहे हैं प्लैनेट्स, ऐसे ही न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और इस एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, बेसिक वे से समझ रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट किस एलिमेंट के अंदर या किस एटम के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेरी करता है एटम टू एटम। लाइक अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के अंदर 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर हम एक सिलिकॉन के फ्री एटम की बात करें। बट सिलिकॉन जब हम कह रहे हैं कि प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें चाहिए, तो दैट मींस सिलिकॉन के मल्टीपल एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। किस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह से। ये एक सिलिकॉन का एटम है, इसके सराउंडिंग ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये अब दूसरा जो सिलिकॉन का एटम है उसके जो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये दो आपस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब आप इनको फ्री नहीं बोलोगे क्योंकि इनके आपस में बॉन्डिंग हो चुकी है। क्योंकि जो आप एक मान लो एक मुट्ठी अपनी सिलिकॉन की उठाओगे तो उसके अंदर मतलब बिलियन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे सिलिकॉन के, तो वो आपस में जुड़े कैसे हुए हैं, इस तरह से। उनके इलेक्ट्रॉन जो है, चारों इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से बाउंड हो रखे हैं। तो एक प्योर सिलिकॉन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जब आप कोई भी एक सिलिकॉन बल्क में उठा रहे हो। अब सिलिकॉन के अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके थ्रू तो हम अब करंट चला नहीं सकते, क्योंकि ये तो फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। क्योंकि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी को उसके अंदर कंडक्शन उसका करवाने के लिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे दिए जाएं, अब उसकी एक टेक्निक होती है। हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। अब डोपिंग वर्ड से आपको याद आ गया होगा,
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की, जो कि देखा है आपने अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर कई स्पोर्ट्स जो पर्सन है वो जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स होते हैं उसका यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं उन्होंने डोपिंग की है। डोपिंग टेस्ट का नाम आपने सुना होगा, मतलब उन्होंने कोई ऐसी चीज अपने शरीर में डाली है जो कि प्रोहिबिटेड है, जो कि डालनी नहीं चाहिए, एक्सटर्नली एक इंप्योरिटी की तरह एक चीज डाल ली। वहीं से ये वर्ड आया है कि यहां पे हम यूज कर रहे हैं डोपिंग वर्ड। हम क्या करेंगे, सिलिकॉन के अंदर कुछ एक जो एटम्स हैं सिलिकॉन के, उनको रिप्लेस कर देंगे एक ऐसे एटम के साथ जिसके पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिलिकॉन के पास 4 हैं, हम सारे सिलिकॉन के एटम्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, थोड़ी सी इंप्योरिटी डालेंगे। लाइक फॉस्फोरस के पास 5 हैं, तो हम थोड़ा सा फॉस्फोरस डाल देंगे, तो जहां जहां ये फॉस्फोरस होगा तो उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो बाकी 4 सिलिकॉन जो उसके सराउंडिंग होंगे उसके साथ तो बॉन्डिंग कर लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। तो इसके अंदर जो मान लो एक हमने ब्लॉक लिया सिलिकॉन का, उसके अंदर थोड़ी सी इंप्योरिटी डाल दी फॉस्फोरस की, तो जितने हमने फॉस्फोरस के वो इंप्योरिटी डाल दी उतने थोड़े बहुत हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें मिल गए हमें। और एक दूसरा, अब इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब ये कंडक्टर नहीं है ना ये इंसुलेटर है, ये तो था बैड कंडक्टर, अब ये जो है सेमीकंडक्टर है। अब ये सेमीकंडक्टर कौन सी कैटेगरी होती है कि एक बैड कंडक्टर है एक गुड कंडक्टर है, उनके बीच की कैटेगरी। क्यों? क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सो इसको हम बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप हमने क्यों बोला यहां पे? एन टाइप हमने इसलिए बोला क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गए। अब एक और तरीका है इंप्योरिटी डालने का, वो क्या है? एक ऐसी इंप्योरिटी डाल देना, एक ऐसा एटम डाल देना जिसके पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। वहां 5 थे, यहां 3, सिलिकॉन के पास है 4। तो उसमें क्या होगा कि जो ये जैसे लाइक यहां पे इन्होंने डाला है बोरोन, बोरोन के पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके ये जो 3 है ये तो बॉन्ड कर जाएंगे सिलिकॉन वाले के साथ, एक यहां पे वॉइड रह जाएगा जिसको हम कह देंगे होल। इट इज इक्वलेंट टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक होल रह गया, एक वैकेंसी रह गई, एक सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो उस बॉन्ड बनाने के लिए इसको जगह नहीं मिली, तो एक वैकेंसी रह गई जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो इसको हम बोलते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्योंकि यहां पे होल है तो यहां पे भी मूवमेंट हो सकती है चार्जेस की, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा, फिर वो जहां से मान लो ये वाला जंप किया यहां, तो जहां से जंप किया वहां होल क्रिएट हो गया। तो बेसिकली आप कह सकते हो इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें जाता रहेगा कोई भी। तो ये हो गया पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब अगर हमें जो हम चाहते हैं कि सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर की लेयर है, इन दोनों लेयर्स को, यहां पे ऊपर है एन टाइप की और यहां पी टाइप की, यहां मैंने ये दिखाया हुआ है कि कुछ कुछ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में और यहां कुछ कुछ जो होल्स एक पी टाइप के अंदर है, इन दो लेयर्स को हमें फ्यूज कर देना है, पास लाके फ्यूज कर देना है। अब जब हम, अब सोच के देखो, जब पास लाके इसको हम फ्यूज कर देंगे तो होगा क्या? ये नेगेटिव चार्ज है बेसिकली, तो यहां पे जो बिल्कुल पास में यहां नेगेटिव कुछ चार्ज होंगे वो कूद के इधर को आ जाएंगे होल्स के अंदर, जहां जहां इनको जगह मिलेगी, क्योंकि अट्रैक्ट हो जाएंगे, इनको जगह मिली, यहां जगह थी नहीं, ये उछल के इधर को आ जाएंगे। तो कुछ नेगेटिव जो है वो इधर को आ जाएंगे, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो जाएगा थोड़ा इस जंक्शन के पास पास, और कुछ जो होल्स हैं वो यहां पर आ जाएंगे, क्योंकि जो जो नेगेटिव, बेसिकली नेगेटिव चार्ज यहां आया है, जो जो इलेक्ट्रॉन यहां आया है वो पीछे अपना एक इक्विवेलेंट होल ही छोड़ के तो आ गया है। तो बेसिकली यहां पे एक प्लस चार्ज बिल्ड हो जाएगा और यहां पे एक नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पे आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड हो गई, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किस तरह से चाहिए, इस तरह से कि एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में ही बना देता है। वैसे तो हर चार्ज के पास ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज का अपनी है, बट अब यहां पे आप देख सकते हो एक जोन क्रिएट हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड ही चाहिए किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए। एक तरह से आप कह सकते हो यहां पे एक बिजली की फोर्स क्रिएट हो गया है इस रीजन के अंदर। अब ये रीजन जो है बेसिकली न्यूट्रलाइज हो गया है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब आप फ्यूज कर दोगे तो यहां स्टेबिलिटी आ जाएगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स ने इधर मूव करना था वो मूव कर गए और जितने होल्स यहां होने थे वो हो गए। अब इस रीजन के अंदर एक न्यूट्रलिटी आ गई है। अब
लाइट को आप कैसे इमेजिन कर सकते हो? लाइट आपको पता है एक वेव्स की तरह है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह है, बट लाइट के अंदर जो एक थ्योरी के थ्रू समझाया जाता है वो क्या समझाया होता है? एक आपने टर्म सुनी होगी, फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं? कहा जाता है कि लाइट जो है छोटे छोटे पैकेट्स से बनी होती है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं जिनको हम बोलते हैं फोटॉन्स। आप इमेजिन कर सकते हो कि जब सनलाइट पड़ रही है तो उसके अंदर छोटे छोटे, बिल्कुल जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते वैसे एनर्जी पैकेट्स हैं, और हर पैकेट की जो एनर्जी है उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है कि इस वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की लाइट है। सो एनर्जी पैकेट्स हैं जो कि अब मान लो सनलाइट इधर से अगर आ रही है तो कई सारे पैकेट्स आ रहे हैं, एनर्जी से भरे हुए पैकेट्स आ रहे हैं। अब ये जब एनर्जी से भरे हुए पैकेट्स आ रहे हैं और ये जो एन टाइप के थ्रू होते हुए इस जंक्शन तक पहुंचते हैं, ये जो फ्यूज्ड एरिया था यहां तक पहुंचते हैं, तो ये जो न्यूट्रलाइज्ड एरिया था जहां स्टेबिलिटी आ गई थी, वो पैकेट कुछ इलेक्ट्रॉन्स से टकराते हैं और टकराने के बाद उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे देते हैं, अपनी एनर्जी उनमें ट्रांसफर कर देते हैं, और यहां से वो इलेक्ट्रॉन वापस एनर्जी गेन करके इधर को जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अब वापस इधर को जाने लग गए। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी थी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसकी मूवमेंट को और तेज कर दिया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इस रीजन में बिल्डअप हो जाते हैं, और यहां पे आप ये कह सकते हो इफेक्टिवली एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नंबर ऑफ होल्स इधर उतने ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जाएंगे उतने ही इधर होल्स और बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी कुछ होल्स थे बट अब और बढ़ जाएंगे। बट ये हुआ क्यों? क्योंकि सनलाइट आई, उन्होंने फोटॉन्स ने एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे दी और इलेक्ट्रॉन्स उछल के इधर को आ गए, एनर्जी गेन करके उछल के इधर को आ गए। आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे हमने यहां पे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के, तो आप इमेजिन करो सोलर सिस्टम के अंदर कोई प्लैनेट सन के चक्कर लगा रहा है। अगर हम चाहते हैं उस प्लैनेट को उस ऑर्बिट से, या हम इमेजिन कर ले कोई एस्ट्रॉइड अगर चक्कर लगा रहा है सूरज के, तो अगर हम चाहते हैं वो अपने ऑर्बिट से एकदम से बाहर हो जाए तो आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स तो उसको लगानी पड़ेगी। जैसे ही आप उसको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। वैसे ही फोटॉन्स ने आके एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स पे, और ये अपने उस एक स्टेबल एरिया से बाहर निकल के आ गए हैं। तो यहां पे क्रिएट हो गया नेगेटिव चार्ज, अब यहां क्रिएट हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये वो ही बैटरी वाली सिचुएशन बन गई। अब जब सनलाइट इस पे पड़ी ये बैटरी की तरह एक बन गया। अब जब आप इसके थ्रू यहां पे एक बल्ब अटैच करोगे तो वो जग पड़ेगा। क्यों जग पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर आए हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जब इधर आए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब ये मूव करने शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर को जाने शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर को जाने शुरू हो जाएंगे तो उसका क्या मतलब होगा कि करंट इधर को चल पड़ा। करंट इधर को नहीं जाएगा, मैंने आपको बताया था। करंट क्या है? बेसिकली हम जो कहते हैं जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि उससे उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इधर को चल पड़े तो करंट इधर को चल पड़ा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ऐसे चलनी स्टार्ट हो जाएगी और इसी के थ्रू बल्ब चल पड़ेगा जब करंट इसके थ्रू बल्ब के थ्रू पास होगा। क्योंकि यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, हम उतनी टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन चल पड़े और यहाँ पे इस बल्ब को ये जगमगा देंगे। सो हमने क्या किया? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया इस चीज के थ्रू। आई होप अब आपको बेसिक समझ आ गया कि इसके अंदर होता क्या है। अब कहां से हमने स्टार्ट किया? सैंड से, और वहां से लाते लाते हमने एक सोलर सेल बना दिया। इसी को बोलते हैं सोलर सेल। सोलर सेल का जो फंडा है बेसिकली वो इसी के ऊपर बेस्ड है। इसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन, जो पी और एन इन दोनों के जंक्शन के बीच में ये सारा प्रोसेस हुआ है। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि सोलर सेल्स या सोलर पैनल जिस तरह का हम देखते हैं उसमें बेसिकली होता क्या है, हमें वो उस तरह का क्यों दिखता है जिस तरह की अभी हमने बात की है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये वेफर्स टाइप होते हैं, बिल्कुल स्लाइस्ड होता है। कि आप ये समझ सकते हो एक बड़ा सा ब्लॉक हो जो इस तरह का बना दिया गया हो, उसके मशीन से कटिंग की जाती है बहुत ही माइन्यूट स्केल के ऊपर और वेफर्स टाइप निकाले जाते हैं। और ये एक तरह का एक वेफर है जिसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम समझ रहे हैं। अब जो आप देखते हो इस टाइप के सोलर पैनल्स या सोलर सेल, तो सबसे बाहर होती है ग्लास कवरिंग। वो ग्लास कवरिंग की होती है कि कोई भी अनवांटेड इंप्यूरिटीज या पार्टिकल्स अंदर ना जाएं, तो ऊपर एक ग्लास की कोटिंग होगी, अगर आप कभी आपने ध्यान से देखा हो। उसके बाद होती है एक एंटी रिफ्लेक्टिव शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंटी रिफ्लेक्टिव शीट इसलिए होती है कि अगर ज्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो एफिशिएंसी गिर जाएगी। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सनलाइट जो उतने से छोटे से एरिया पे पड़ रही है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो। ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगी तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है
एनर्जी गेन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हमें अच्छा करंट मिलेगा। तो इसीलिए एंटी रिफ्लेक्टिव शीट लगाई जाती है, जिसकी वजह से आप जो सरफेस देखते हो थोड़ा डार्क देखते हो, ब्लूइश टोन पे, डार्क ब्लूइश टोन पे देखते हो, वो इसीलिए देखते हो। उसके बाद यहां पे आप देख रहे हो सेल, जो सोलर सेल की हमने बात की थी। अब ये सेल के अंदर क्या है वो हम देख लेते हैं। सेल के अंदर सबसे ऊपर आप इस तरह का एक ग्रिड टाइप देखते हो, ये एक मेटल की ग्रिड होती है। जो ऊपर आप देखते हो ये ग्रिड टाइप देखते हो, ये मेटल की ग्रिड होती है। मेटल की ग्रिड क्यों लगाई गई है? मेटल की ग्रिड इसलिए लगाई गई है, एक तो हमें मेटल इसलिए चाहिए क्योंकि यहां से हमने कनेक्शन करना है आगे जो भी हमें करंट पहुंचाना है, तो मेटल चाहिए होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स आगे, आप कोई भी वायर का कनेक्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अगर मेटल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? सो मेटल एक तो उस वजह से हो गया। अब आप कहोगे कि ग्रिड क्यों यूज किया है? ग्रिड इसलिए यूज किया है कि अगर हम पूरी शीट यूज कर लेंगे तो फिर तो वो इसको ब्लॉक ही कर देगा। फिर उस केस के अंदर तो जो सनरेज हैं वो तो उसको पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगे। हमें तो चाहिए कि अंदर तक जाए, तो इसलिए हमने ब्लॉक्स छोड़े हुए हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि फिर हमने ग्रिड क्यों किया, हम सिर्फ एक आउटर लेयर क्यों दे दिए? वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा टाइम ना लगे मूव करने के लिए। अब मान लो एक अगर आप आउटर इसके अंदर रिंग ही दोगे, एक रेक्टेंगुलर रिंग ही दोगे, उसके इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसको पहले ऐसे मूव करना पड़ेगा, फिर जहां उसके वायर के साथ कनेक्शन होगा। इस केस के अंदर आप देखते हो कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता मिल रहा है, शॉर्टेस्ट रास्ते के थ्रू वो मूव कर सकते हैं। सो इसलिए ये ग्रिड दी है कि मल्टीपल पाथ मिल सके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए। उसके बाद अंदर भी एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगा रखी है, क्योंकि जो एक सिलिकॉन का वैसे सरफेस होता है वो थोड़ा शाइनी सरफेस होता है। अगर उस शाइनी सरफेस को ही यूज किया जाएगा तो बहुत सी सनलाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो एक और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगा रखी है। उसके बाद एन टाइप सिलिकॉन जो हमने डिस्कस किया है, उसके नीचे पी टाइप सिलिकॉन। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है जो कि आपको ज्यादा वैसे जानने की जरूरत नहीं है, वो ये होता है कि जो एन टाइप सिलिकॉन की परत होती है उसको थोड़ा कम थिक रखा जाता है। जो ये पी टाइप होती है इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा रखी जाती है। उस केस के अंदर ये जो जंक्शन है इसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होते हैं। वो थोड़ी ज्यादा टेक्निकल चीज है, बट आपको वैसे फैक्ट पता होना चाहिए कि एन टाइप की जो थिकनेस है वो थोड़ी कम होती है। नीचे मेटल बैक प्लेट। अब ये नीचे पूरी की पूरी प्लेट इसलिए लगाई है क्योंकि नीचे हमें पूरी सनलाइट कहीं से वो करवानी नहीं है, नीचे कनेक्शन देना है, तो नीचे हमने पूरी की पूरी एज इट इज मेटल प्लेट लगा दी। और लास्ट में इस सेल को, ये तो हमने सेल डिस्कस किया, इसके नीचे ये फ्रेम और बैकिंग लगा के इसको बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप ये देखते हो, एक सेल आप देख रहे हो, एक सेल से, ये जो एक सोलर सेल हमने डिस्कस किया है, इससे बनता है सोलर मॉड्यूल। कई सारे सोलर सेल हम एक सीरीज में लगा देते हैं, मतलब ये एक तरह से आपने एक सोलर सेल बना लिया, उसके बाद इसी के साथ एक और लगा दिया, उसके साथ एक और लगा दिया, क्योंकि एक सोलर सेल की अगर आप बात करें तो वो कितनी वोल्टेज दे पाएगा? नियरली 0.5 वोल्ट, जो कि कुछ भी नहीं है। जो हमारी एक नॉर्मल हम रिमोट के अंदर भी सेल डालते हैं, या डबल ए जो बैटरी हम छोटा सा सेल डालते हैं, उसकी भी 1.5 वोल्ट होती है। तो आप देख सकते हो जब वो भी हर चीज के अंदर कम से कम 2 तो वही डलते हैं, तो 3 वोल्ट तो वही चाहिए होता है। तो एक सोलर सेल तो सिर्फ 0.5 वोल्ट ही दे पा रहा है। और ये जो एफिशिएंसी भी है, आप ये ना सोचो कि हमने जो ये पूरा बनाया है इस तरह से, तो इसके थ्रू जितनी सनलाइट पड़ रही है सारी की सारी यूटिलाइज हो रही है। एफिशिएंसी इसमें बहुत कम है, इतना कुछ करने के बाद भी एफिशिएंसी बहुत कम है। R&D इसमें चल रही है, धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें, बट आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है हम उसकी बात कर रहे हैं। सो मल्टीपल सोलर सेल्स को सीरीज में रखा जाता है, उससे बनता है एक सोलर मॉड्यूल। इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। और सोलर मॉड्यूल्स, मल्टीपल सोलर मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके बनाया जाता है एक सोलर पैनल इस तरह से। और बहुत सारे सोलर पैनल जब यूज किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं सोलर एरे। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली ज्यादा जो यूटिलाइजेशन है सोलर पावर प्लांट्स के अंदर, वो बेसिकली सोलर एरेस की है। घरों पे आप देख सकते हो कि हाँ छोटा घर है तो एक सोलर पैनल लगा हुआ है या 2 सोलर पैनल लगे हैं, इस तरह से। अब इसके बाद, अब जब आप देखते हो कि आपने सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दी, तो एक तो तरीका होता है कि ठीक है आपके रूफटॉप घर पे लगा हुआ है, वहीं से आपने अपने अंदर बिजली का कनेक्शन कर रखा है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो कि आप यहाँ पे डिस्कस करनी जरूरी है कि सोलर सेल के थ्रू जो आउटपुट निकलता है वो निकलता है डीसी करंट का, डीसी करंट।
ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। डीसी करंट क्या होता है? जो एक बैटरी देती है, कोई भी आप बैटरी यूज करोगे वो डीसी करंट देगी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि ये इतने एम्पियर का करंट है तो वो उतने का ही रहेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि दिस करंट इज ऑफ एक्स एम्पियर, तो एम्पियर क्या होता है? करंट का यूनिट। तो वो एक्स एम्पियर का ही चलता जा रहा है। मतलब उसके थ्रू अगर आप कनेक्शन करोगे तो एक ही लेवल पे आपको करंट मिल रहा है, क्योंकि वोल्टेज ही एक लेवल पे चल रही है। ना वोल्टेज वेरी करेगी ना करंट वेरी करेगा। बट जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू आप देखते हो सप्लाई आ रही है, यहां पे जिस तरह से आप इनके थ्रू देखते हो, वो डायरेक्ट करंट नहीं होता, वो होता है एसी करंट। आपने आप कोई भी इक्विपमेंट देखा होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उस पर लिखा होता है एसी वोल्टेज, इस तरह से। तो एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ये चलता है इस तरह से, साइन वेव की तरह, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये यूनिफॉर्म नहीं होता। और जो डायरेक्ट करंट होता है वो चलता है बिल्कुल एक ही लेवल पे। तो अगर हमें अपने घर के अंदर यूज करना है सोलर सेल का आउटपुट, तो हमें डीसी करंट से एसी करंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो अप्लायंसेज हैं और जो हमारे जितने भी पावर प्लग्स होते हैं, पावर प्लग्स होते हैं, वो सारे के सारे एसी करंट वाले ही तो हैं। तो उसके अंदर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डीसी टू एसी कन्वर्टर लगते हैं, उसके थ्रू उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर हमारे घर में वो सप्लाई किया जाता है। अब मान लो हमने एक तो अपने घर के लिए सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर ली। हो सकता है किसी जगह पे, लाइक अभी जो मोधेरा गांव के अंदर हम देख रहे हैं, वहां पे एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब उस एक्सेस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करेंगे? वहां पे उस गांव में भी ये चीज यूज की गई है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इस तरह से बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है कि जो भी एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, एक्सेसिव एनर्जी, वो यहाँ पे पहुंचा के बड़ी बड़ी बैटरीज के अंदर स्टोर की जाती है, सो दैट जब भी रिक्वायरमेंट हो तो यहां से यूटिलाइज कर ली जाए। अब हो सकता है जितनी इसकी कैपेसिटी है वो भी यूटिलाइज हो जाए, अब और एक्सेस प्रोड्यूस की जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो उस केस के अंदर जो पावर ग्रिड होती है, सिस्टम होता है कि उसके अंदर आप ट्रांसफर कर दो एक्सेसिव एनर्जी। वो टेक्निकलिटीज हैं, उसमें नहीं जाएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि पावर ग्रिड के अंदर ट्रांसफर की जा सकती है एक्सेसिव एनर्जी। सो इस तरह से इसकी यूटिलाइजेशन है। और जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। यहां आप देख रहे हो एक बड़ा सा सोलर एरे लगा हुआ है और नीचे आप इलेक्ट्रिकल चार्जिंग वाले पॉइंट देख रहे हो। आजकल आपको पता है अब आगे आगे इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आने वाली हैं, तो ये एक अच्छी एप्लीकेशन है। यहाँ आप देख रहे हो ये चार्जिंग पॉइंट लगे हैं और ये गाड़ी यहाँ चार्ज हो रही है। उसके बाद ये घर पे आप सोलर पैनल्स लगे देख रहे हो, जो कि आम आप देखते ही हो, सोलर पैनल यूज किए जाते हैं। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, कई बच्चों के दिमाग में डाउट आता है, पूछते होते हैं कई बार कमेंट्स में, जब भी हम कोई स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड सेशन बनाते हैं, कि सैटेलाइट को ऊपर पावर कहां से मिलती है, क्योंकि एक लिमिट के बाद, क्योंकि यहां से हमने भेजा तो एक लिमिट के बाद तो मतलब पावर या फ्यूल है नहीं उसके पास। तो हर सैटेलाइट के पास ये सोलर पैनल्स होते हैं। देखो, तो सनलाइट तो ऊपर भी अवेलेबल है, जहां पे भी हो गया, तो इसी के थ्रू उसको पावर मिलती है। सो ये हमेशा सन की तरफ फेस करके रखते हैं और इसी के थ्रू पावर मिलती है। एक और खासियत जो सोलर पैनल से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए कि इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो होती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक बार बनी तो उसकी एक लाइफ है कि इसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा, कि इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे। हो क्या रहा है बेसिकली, जो हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, वही इलेक्ट्रॉन इधर जाना है, वही इलेक्ट्रॉन ने घूमते रहना है और अंदर ही रहना है। ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन ने खत्म हो जाना है। तो एक बार बनने के बाद ये रिपीटेडली यूज किए जा सकते हैं। यहाँ पे आप सोलर लाइट्स देख रहे हो, स्ट्रीट लाइट्स तो आप कई जगह देखते ही हो, सोलर पैनल यूज किए जाते हैं। ये इस तरह से सोलर पावर प्लांट्स, जहाँ पे ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल्स होते हैं और बहुत एक खुले एरिया के अंदर मल्टीपल इनको लगा दिया जाता है, इसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। अब लास्ट में हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था। वो क्वेश्चन था कि ये जो मोधेरा के अंदर सन टेम्पल है, ये किसने बनाया है? ये बनवाया था राजा भीमदेव वन ने। ये चालुक्य डायनेस्टी के थे, जिसको सोलंकी डायनेस्टी भी कहा जाता है। इस डायनेस्टी ने रूल किया था आज का थोड़ा गुजरात का एरिया, राजस्थान का एरिया और कुछ मध्य प्रदेश का एरिया जो आज आप देखते हो वहां पे। और ये 940 से 1244
करंट एरा तक इन्होंने वहाँ रूल किया था। सो इन्होंने ये टेम्पल बनाया था और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट है और ये अब इंडिया की पहली एक हेरिटेज साइट बन गई है जो कि फुली सोलर पावर्ड है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, आपको क्लियरली समझ आ गया है कि सोलर पैनल किस तरह से काम करता है। हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको फैक्ट बताया था कि 1.5 घंटे की सोलर एनर्जी पूरी दुनिया पे जो पड़ रही है वो हमारे पूरे साल की एनर्जी के बराबर है। तो हमें इस डायरेक्शन में डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए कि किस तरह से हम इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं क्योंकि धरती पे कहीं पे बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, कई जगह पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, कई जगह पे आपको कंसिस्टेंटली बहुत एक टाइम में आपको दिखेगा कि हाँ सनलाइट अच्छी आती है, कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत कम आती है। सो ये एक यूनिफॉर्म चीज़ नहीं है, बट यस इंडिया की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के नाम से एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है जिसके अंदर मल्टीपल कंट्रीज आपस में एक प्लेटफॉर्म पे आई हैं। तो उसका मोटिव यही है कि सारी की सारी कंट्रीज जो हैं अपनी अलग अलग जगह पे पैनल्स इंस्टॉल करें, खास करके वो कंट्रीज जहाँ पे एक्सेसिव सनलाइट आती है। तो एक कॉमन ग्रिड के अंदर इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको डाला जाए और जो भी कंट्रीज इसमें इंटरेस्टेड है वो शेयर्ड बेसिस पे इसको यूटिलाइज करें। और उसके रिगार्डिंग मैंने एक सेशन भी बनाया था इंडीड इस चैनल पे, जो मेरा पहला सेशन था वो उसी पे था। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।